लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बात सीखी कि अगर हमारे इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो पुअर है, तो ऐसे केस में जो नीचे वाला इंसुलेटर होगा, जो जस्ट नियरर होगा कंडक्टर के, उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, और वहीं पे जो इंसुलेटर बिल्कुल दूर वाला होगा यानी क्रॉस आर्म पे लगा हुआ, वहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस आएगा ना। ऐसे केस में ये अनइवन जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसकी वजह से ये जो नियरेस्ट टू द कंडक्टर इंसुलेटर है, इसके ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ब्लास्ट इन द सेंस पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से हमें नीड आई कि भैया अगर एक पंचर हुआ तो ये क्या होगा, धीरे धीरे दाएं दाएं करके सारे के सारे पंचर हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक पंचर होगा तो वोल्टेज जो होगा वो बचा हुआ दो जो इंसुलेटर है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और वो फिर एक फिर से पंचर होगा, एंड देन इसी तरीके से सीरीज में सारे के सारे इंसुलेटर जो होंगे वो पंचर हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपनी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, या कह सकते हैं हम लोग जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इक्वलाइज करें ना। यहाँ पे ऐसा करने के लिए 3 मेथड सजेस्ट किए गए इंजीनियर्स ने, जिसमें से पहला मेथड था हम बड़े क्रॉस आर्म का इस्तेमाल करें, सेकंड था गार्डरिंग का इस्तेमाल करें, एंड थर्ड था ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर का इस्तेमाल करें। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे इन 3 मेथड का अप्लाई करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भाई मेन कल्प्रिट है कौन जिसकी वजह से वोल्टेज इनइक्वालिटी हो रही है। तो आपको याद होगा इस तरीके का जब हम प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्ट्रिंग इंसुलेटर के स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर हमने सीखा था कि जो मेन कल्प्रिट था वो ये शंट कैपेसिटेंस था, या इसको कह सकते हो अर्थ कैपेसिटेंस कह सकते हो, या कह सकते हो इंसुलेटर की पिन और टॉवर के बीच में, या इंसुलेटर की पिन और अर्थ के बीच में, बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, दिस शंट कैपेसिटेंस इज द मेन कल्प्रिट। और ऐसा क्यों था, क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी V3 के। V3 मतलब लास्ट वाली जो डिस्क है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है, जो नियरेस्ट टू द कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, और फॉर्मूला अगर हम लगाते थे तो ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आता था के। तो के यहाँ पे अगर के की वैल्यू को हम बढ़ाते थे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पुअर हो जा रही थी, और के की अगर वैल्यू की बात करें तो वो है शंट कैपेसिटेंस डिवाइड बाई सेल्फ कैपेसिटेंस। याद आ गया होगा, पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था। तो अगर शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाते हो तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। सो यानी कि मेन कल्प्रिट जो सब कुछ देखने के बाद निकल के आया वो तो हमारा शंट कैपेसिटेंस ना। अब ये बहुत जरूरी था कि हम शंट कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, क्योंकि यही मेन कल्प्रिट है। तो अगर इसे न्यूट्रलाइज कर दिया तो बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के दो तरीके हैं, एक है लॉन्ग क्रॉस आर्म का इस्तेमाल करना और दूसरा है गार्डरिंग का। तो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है लॉन्ग क्रॉस आर्म, जरा देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। तो अगर शंट कैपेसिटेंस की बात करो तो कैपेसिटेंस कोई भी हो उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, जहाँ पे परमिटिविटी, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो जो टॉवर और जो शंट कैपेसिटेंस बन रहा था वो इंसुलेटर स्ट्रिंग और टॉवर की वर्टिकल बॉडी के बीच में बन रहा था ना। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम टॉवर के क्रॉस आर्म को बढ़ा दें, ये डिस्टेंस डी था, तो अगर हम क्या करें डिस्टेंस डी को बढ़ा दें, यानी कि क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दें, तो डिस्टेंस डी बढ़ जाएगा, और डी बढ़ेगा तो शंट कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड लॉन्ग क्रॉस आर्म। यानी कि ये जिस इंजीनियर ने आइडिया दिया उसने कहा कि भाई सिंपल सा है, इंसुलेटर को थोड़ा सा और दूर कर दो टॉवर के मेटल स्ट्रक्चर से, जिससे कि इनके डिस्टेंस बढ़ जाए, और डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस कम हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करा, बड़ा सा क्रॉस आर्म यूज कर लिया, लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज करे ना। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो डिस्टेंस थी बिटवीन इंसुलेटर स्ट्रिंग या मेटल पिन कह लो उसके बीच में और टॉवर के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, डी डैश मान लेते हैं। तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस जो होगा वो रिड्यूस होकर सी शंट डैश कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि डिस्टेंस डी डैश ज़्यादा है डी से, तो इसीलिए क्या होगा, जो शंट कैपेसिटेंस सी एस डैश है वो कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब एक बार अगर शंट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया तो इसकी वजह से जो के डैश होगा, यानी कि नया वाला जो के निकल के आएगा, वो भी कम होगा पुराने वाले से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी वो इंप्रूव कर जाएगी। सो दिस इज द सिंपल आइडिया कि हम लोग क्या करें, शंट कैपेसिटेंस को वीक करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा दें क्रॉस आर्म की, ठीक है। यहाँ पे इस मेथड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो के की वैल्यू लगभग 0.1 तक हम लिमिट कर सकते हैं, यानी कि के की वैल्यू कम से कम करते करते भी 0.1 तक ला सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो ये कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ेगा यार, क्योंकि जब आप क्रॉस आर्म बढ़ाओगे तो भाई मेटल उसके अंदर स्ट्रक्चर में पैसे डालोगे ना क्रॉस आर्म बढ़ाने के लिए, उसके अंदर खर्चा करोगे, तो एक तो कॉस्टली पड़ता है, दूसरा पोल की स्ट्रेंथ वीक होती है। देखो देख के ही लग रहा होगा, अगर लेफ्ट वाला पोल देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप में लग रहा है, वहीं पर राइट वाला पोल काफ़ी ज़्यादा अनइवन शेप में लग रहा है, तो ये मैकेनिकली काफ़ी वीक स्ट्रक्चर होता है। सो डेट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ना। दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं, दूसरा है गार्ड रिंग। अब जरा इसको देख लेते हैं। तो गार्ड रिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर हम पुराने स्ट्रक्चर को देखें यानी कि प्रैक्टिकल इंसुलेटर स्ट्रिंग की बात करें, तो जब भी हम बात करते हैं शंट कैपेसिटेंस की, तो शंट कैपेसिटेंस ही मेन कल्प्रेट था, अभी हम पीछे देखा। अब ये क्यों मेन कल्प्रेट है? तो ये मेन कल्प्रेट है क्योंकि ये चार्जिंग करंट की डिमांड कर रहा है, I1 और I2। अब ये जो चार्जिंग करंट है ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से जो करंट पहले सीरीज में सीधा सीधा चला जा रहा था, पूरा करंट आई जा रहा था, अब वो I1 I2 और I3 में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, यानी कि अनइवन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्योंकि करंट का डिवीजन हुआ, तो यानी कि करंट जब डिवाइड हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि I3 सबसे ज्यादा होगी, देन I2 होगी, देन I1 होगी। ठीक है, कैपिटल वाले I1 की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी अनइक्वल होगा, और ऐसे केस में जो अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसकी वजह से ही सारा का सारा फसाद था, सारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी पुअर आ रही थी ना। अगर हम लोग क्या करें, कैसे भी करके इस I1 और I2 को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी कि जो करंट का डिवीजन है इसी को अगर रोक दें, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यही काम करते हैं हम गार्ड रिंग के अंदर। अब जरा देखते हैं, तो गार्ड रिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर एक रिंग लगाते हैं इस तरीके से, हाफ, ठीक है, हॉर्न टाइप का, और इसको हम कह देते हैं गार्ड रिंग। ठीक, फायदा क्या हुआ, ये जो गार्ड रिंग होता है ये तुम्हारे जो कंडक्टर होता है इससे डायरेक्टली अटैच होता है, यानी कि सेम पोटेंशियल। तो अगर कंडक्टर का पोटेंशियल V है तो उसी पोटेंशियल पे ये भी एग्जिस्ट करता है, मेटल रिंग। ठीक, अब ऐसे केस में देखो, एक तरफ गार्ड रिंग हो गया, ये हायर पोटेंशियल पे क्योंकि डायरेक्टली कंडक्टर से लिंक है, और एक तरफ ये जो ब्लू कलर की तुम देख रहे हो मेटल की पिंस लगी हुई है जिससे इंसुलेटर टक है, ये हो गई लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि यहाँ पे बाद में पोटेंशियल पहुंच रहा है। तो एक तरफ मेटल कंडक्टर यानी कि गार्ड रिंग हायर पोटेंशियल पे, दूसरी तरफ भी मेटल पिंस लोअर पोटेंशियल पे, और बीच में एयर एज अ इंसुलेटर, तो दिस बिकम्स कैपेसिटर। तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं कैपेसिटर। ठीक है, CX एंड CY। ना ये जो कैपेसिटर है इनको हम कहते हैं लाइन कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली बन रहे हैं कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन वाला जो कंडक्टर है उसके बीच में और मेटल पिन के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये जो गार्ड रिंग है ये अल्टीमेटली कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गार्ड रिंग को हम लाइन मान सकते हैं, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है उसी पे। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन के पोटेंशियल पे गार्ड रिंग है, इसके बीच में और मेटल पिन जो होती है इंसुलेटर जिससे टक होते हैं, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है इसको हम कहेंगे लाइन कैपेसिटेंस। सो CX एंड CY आर लाइन कैपेसिटेंस। तो देखो अब 3 कैपेसिटेंस हो गए, एक हो गया लाइन कैपेसिटेंस जो गार्ड रिंग और मेटल पिन के बीच में है, एक हो गया सेल्फ कैपेसिटेंस जो इंसुलेटर का है CCC, और एक हो गया तुम्हारा शंट कैपेसिटेंस यानी कि CS, जो कि क्या है टॉवर के बीच में और मेटल पिन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब क्या करते हैं, अब देखो ये जो शंट कैपेसिटेंस था जो टॉवर और मेटल पिन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ I1 I2, ये देखो ये वाले I2 एंड I1। नाउ ये जो करंट जा रहे थे ये इन्हीं को हमें न्यूट्रलाइज करना है। अब होगा क्या, ये जो CS है ये एक शंट कैपेसिटेंस है, इसकी वजह से एक चार्जिंग करंट का डिवीजन हो रहा है। नाउ यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस बन गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, गार्ड रिंग क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है और ये जो मेटल पिंस हैं दीज आर एट लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक चार्जिंग करंट फ्लो होगा गार्ड रिंग से लेके इन मेटल पिन की तरफ, कुछ इस तरीके से I1 डैश एंड I2 डैश। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो एक I1 डैश एंड I2 डैश फ्लो होगा गार्ड रिंग से और मेटल पिन की तरफ, और एक होगा करंट, चार्जिंग करंट जो शंट कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है वो होगा मेटल पिन, यानी कि देखो ये हो गया, ये है ना मेटल पिन, दिस इज मेटल पिन, बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने बचा रखा है पीछे मेटल पिन, ये हो गया तुम्हारा टॉवर, और ये हो गए गार्ड रिंग। ठीक है, तो एक करंट क्योंकि एक कैपेसिटेंस बन रहा है गार्ड रिंग एंड मेटल पिन के बीच में, तो ये हायर पोटेंशियल पे हायर वोल्टेज, ये लोअर पोटेंशियल पे है, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दिस वन इज हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर इन दोनों कंपेयर करेंगे गार्ड रिंग और मेटल रिंग, तो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, और इन दोनों अगर कंपेयर करोगे तो मेटल पिन हायर पोटेंशियल पे एंड टॉवर लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली ना। अब अगर मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहीं पे सारा राज खुला है। अब अगर गार्ड रिंग की जो मैं डिस्टेंस है मेटल पिन से इंसुलेटर के, उसको इस तरीके से एडजस्ट करूं कि यहाँ पे जो बनने वाला कैपेसिटेंस है CX एंड CY इस तरीके का मैनेज हो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है I2 वो बराबर हो जाए I2 डैश के, और I1 जो है ये बराबर हो जाए I1 डैश के। यानी कि अगर हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं गार्ड रिंग को एक सर्टेन ऐसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखें इंसुलेटर स्ट्रिंग से, ताकि क्या हो कि जो शंट कैपेसिटेंस जो करंट मांग रहा है चार्जिंग करंट I1 I2 वो बैलेंस आउट हो जाए जो गार्ड रिंग से चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है I1 डैश एंड I2 डैश से। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, I1 और I2 डैश, I1 एंड I1 डैश एंड I2 एंड I2 डैश, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये वाला इसको बैलेंस कर लेगा एंड ये वाला जो है ये इसे बैलेंस कर लेगा। ये अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो फिर हमें कोई करंट के डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंटर से एक यूनिफॉर्म करंट पास होता चला जाएगा, यानी कि जो मेन इंसुलेटर स्ट्रिंग है वहां से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। जो करंट का डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हो करंट का डिवीजन इस तरीके से हो रहा था,
जिसकी वजह से हमें करंट की वैल्यू में डिग्रेड हो रहा था, यानी कि I3 बहुत ज़्यादा था, देन उसके बाद कम हो गया, देन और कम हो गया, जिसकी वजह से वोल्टेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ना। अगर ये दोनों बैलेंस आउट कर देंगे तो यूनिफॉर्म करंट हो जाएगा, और करंट अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे केस में हमें क्या होगा, सेम चार्जिंग करंट मिलेगा सारे कैपेसिटर, यानी कि सारे इंसुलेटर के अक्रॉस जो स्ट्रिंग में अटैच थे उन सब के अक्रॉस सेम चार्जिंग करंट है, तो सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड गार्ड रिंग। तो आइए आपको समझ में आ गया हो कि गार्ड रिंग कैसे काम करते हैं। तो गार्ड रिंग क्या होते हैं ये समझ में आ गया, मेटल के होते हैं, कंडक्टर से अटैच होते हैं, कैसे ये इंप्रूव करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली अगर हम दोनों मेथड को ध्यान से देखें, चाहे वो क्रॉस आर्म को बढ़ाने का हुआ या गार्ड रिंग, दोनों ही केसेस में शंट कैपेसिटेंस के ऊपर चोट की गई है, यानी कि उसको इंप्रूव करने की, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर एक बार शंट कैपेसिटेंस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो हमारा करंट डिवीजन खत्म हो जाएगा, करंट डिवीजन खत्म होने से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड जो थे इन्हीं पे फोकस थे ना। अगर हम बात करते हैं टोटल हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन से 3 कैपेसिटेंस हमने अभी तक जाने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान समझना। हमने 3 तरीके के कैपेसिटर पिक्चर में देखे, एक था सी, एक था CS और एक था CX। तो तीनों कैपेसिटर के बीच में अंतर बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक है लेकिन समझ लो, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होता तीनों बीच में क्या डिफरेंस है। तो C, CS एंड CX। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C क्या है। C है आपका सेल कैपेसिटेंस, जो कि किसके बीच में बन रहा है, कैपेसिटेंस है इंसुलेटर का, यानी कि इंसुलेटर जो मेटल पिन हमने लगाई हैं उनके बीच में बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो इंसुलेटर लगा रहे हो इसका अपना जो कैपेसिटेंस होगा ये आ गया यहाँ पे C। तो बेसिकली जो इंसुलेटर था उसके आगे पीछे मेटल रिंग थी हायर एंड लोअर पोटेंशियल पे, उनकी वजह से कैपेसिटेंस बन गया। तो ये हो गया सेल कैपेसिटेंस। नाउ सेकंड कैपेसिटेंस है CS, इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं शंट कैपेसिटेंस। ये जो होता है बिटवीन इंसुलेटर पिन एंड टॉवर के बीच में कह सकते हो, या फिर इंसुलेटर के बीच में, इंसुलेटर पिन एंड अर्थ के बीच में मान सकते हो। तो इसको हम लोग अर्थ कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, शंट कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इंसुलेटर पिन एंड अर्थ के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, इसको अगर हम शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम शंट में शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो CS हमने शो कर दिया। नाउ थर्ड जो कैपेसिटेंस होता है CX, ये कहलाता है लाइन कैपेसिटेंस। ये किसके बीच में बनता है, ये इंसुलेटर पिन एंड लाइन कंडक्टर के बीच में बनता है, यानी कि गार्ड रिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसीलिए इसे लाइन कैपेसिटेंस कह देते हैं, क्योंकि गार्ड रिंग हमारा कंडक्टर से अटैच है, कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन को ही कहते हैं, तो इसीलिए इसे लाइन कैपेसिटेंस कह देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा इंसुलेटर स्ट्रिंग है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये गार्ड रिंग हो गया, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा CX CY, दीज आर व्हाट वी कॉल लाइन कैपेसिटेंस। तो आई होप अब तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये 3 कैपेसिटेंस कैसे अलग हैं, क्या इनका रोल है, और क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, और क्या क्या इनका इफेक्ट होता है हमारे पावर सिस्टम में इंसुलेटर के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई ना। अगर अभी तक हम देखें तो 2 मेथड हमने स्टडी कर लिए, दोनों ही मेथड में हमने शंट कैपेसिटेंस के ऊपर अटैक किया था, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी थी। ना थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तीसरा मेथड है ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। ना यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने शंट कैपेसिटेंस को छोड़ दिया, उसके अलावा, यानी कि अगर मान के चलते हैं शंट कैपेसिटेंस से हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट मेथड क्या होगा, यानी फर्दर इंप्रूव कैसे करोगे। शंट कैपेसिटेंस को इंप्रूव कर लिया, और भी कोई तरीका है, तो वो है हमारा ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। ना इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने एक चीज सीखी कि जब भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो V1 V2 V3 ये बराबर नहीं होंगे, सबसे ज्यादा वोल्टेज नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो कंडक्टर जो इंसुलेटर नियर टू द कंडक्टर है वहां पे हायर वोल्टेज होगा, हाईएस्ट, और जो सबसे दूर वाला इंसुलेटर है वहां पे लो वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम फेसिंग स्ट्रेस, एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला है इस पे मिनिमम स्ट्रेस होगा वोल्टेज का। ठीक है, और इसी की वजह से पंचर भी हो रहा था, क्यों, क्योंकि जो हायर स्ट्रेस पे है वो पहले पंचर होगा, और जो दूर वाला है वो धीरे धीरे बाद पंचर होगा। तो इस केस में हमने देखा कि भाई ऐसे केस में हम लोग जो नीचे वाला इंसुलेटर है, यानी कि जिसके अक्रॉस V3 वोल्टेज है नियर टू द कंडक्टर, वो यार बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसी के पास आ रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम नीचे वाला इंसुलेटर बड़ा ले लें, और ऊपर वाला इंसुलेटर जो कि अंडररेटेड चल रहा है, बहुत रेयर चांस है उसके ब्लास्ट होने का, और हमेशा मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस फेस कर रहा है, तो उसको अगर छोटे साइज का कर लें तो हम लोग काम चला सकते हैं बड़े आसानी से। तो पैसा भी बच जाएगा, ऊपर वाला छोटा लेंगे नीचे वाला बड़ा लेंगे तो पैसा बैलेंस आउट हो जाएगा, और इस तरीके से ग्रेडिंग करके काम चल जाएगा। तो यहीं से वर्ड आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड में हमने बांट दिया, हायर ग्रेड का इंसुलेटर और लोअर ग्रेड का इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लार्ज साइज का इंसुलेटर लगाएंगे और ऊपर वाला स्मॉल साइज इंसुलेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा लेते हैं इसे, तो ये हो गए। तो इस तरीके का हमने कर दी ग्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, C1 C2 C3, तो C3 जो होगा वो सबसे बड़ा इंसुलेटर होगा, और C1 वाला जो इंसुलेटर है वो सबसे छोटा इंसुलेटर होगा। देखो अभी पुराने जितने भी मैंने डायग्राम बनाए थे सब में C1 C2 C3 बराबर बना रहे थे, लेकिन उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल ले रहे थे स्ट्रिंग
इंसुलेटर का। लेकिन अब की जब ग्रेडिंग कर देंगे तो ऐसे केस में हम नीचे बड़ा इंसुलेटर लेंगे और ऊपर छोटा वाला। तो जो बड़ा इंसुलेटर होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए C3 ग्रेटर होगा C1 से। एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिफरेंट साइज इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब अलग अलग साइज के इंसुलेटर खरीदने पड़ेंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा भागा दौड़ी बढ़ेगी, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ढूंढना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑर्डर देंगे तो उस केस में हमें अलग अलग साइज के इंसुलेटर का ऑर्डर देना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो 2 लेक्चर मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कैपेसिटर का बड़ा इस्तेमाल करा है। तो कई लोगों के मन में डाउट होगा कि सर कैपेसिटर और बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए आप लेफ्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। वहीं पे अगर तुम जानना चाहते हो कि डीसी लिंक कैपेसिटर कैसे पावर सिस्टम में फैक्ट डिवाइसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और क्या रोल है उसका पावर सिस्टम में, तो ये आप इसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हैं एडवांस स्टडी के अंदर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।